सभी ने लिख लिया? चलो अब समझो कहां से कहां जा रहे हैं। देखो यहां पर मैं एक एग्जांपल लिख रही हूं। जैसे मैंने लिखा जिंक सल्फेट, ठीक है, मैंने बोला तुमसे इस जिंक सल्फेट का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। समझ रहे हो? क्वेश्चन में आया कि जिंक सल्फेट ने रिएक्ट करा किसी के साथ, एल्यूमिनियम के साथ मान लेते हैं, रिएक्ट कर गया, तो क्या बनेगा ये भी पूछ रहा है, और साथ में बोल रहा है कि इसका पूरा फॉर्मूला बना के हमको दिखाओ रिएक्शन करके। तो अभी मुझे पता, अभी देखो मुझे पहले इससे क्या बनाना पड़ेगा फॉर्मूला। जिंक देखो, पहले जिंक, कल हमने मेटल्स लिखा था, आगे वाला क्या होता है मेटल है, और जो पीछे है उसका नाम क्या होता है नॉन मेटल। जो हमारा मेटल है ना उसका नाम सिंपल है, जैसे हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन ही है, चार्ज है ना। जैसे देखो सुनो, क्लोरीन होता है ना Cl, तो लेकिन जैसे ही चार्ज आया उसका नाम क्लोराइड हो गया, है ना। समझ रहे हो? इसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, जैसे ही चार्ज आ गया उसका नाम ऑक्साइड हो गया। लेकिन हमने प्लस वाले में ऐसा कुछ नहीं लिखा, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही कहते थे, H पॉजिटिव को भी हाइड्रोजन कह रहे थे, Na पॉजिटिव को हमने Na को तो सोडियम कहते थे, Na पॉजिटिव को भी तो सोडियम ही लिखा ना। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे मेटल का नाम वही होता है जो हम उसको बोलते हैं, लेकिन जो पीछे लगता है उसका नाम चेंज हो जाता है। समझ रहे हो? अच्छा, अब जिंक का कल हमने क्या लिखा था, जिंक का फॉर्मूला क्या Zn होता है, लिखा था ना कल, और Zn के ऊपर चार्ज कितना लिखा था कल हमने, +2। तो इस +2 को नीचे लिखेंगे ऐसे। समझ में आया? अब सल्फेट, इसमें से ढूंढो सल्फेट कहां लिखा हुआ है। SO4, बस SO4 2 नेगेटिव, हाँ SO4 2 नेगेटिव, ये सल्फेट है ना, तो इसको यहां रखेंगे SO4, और इसका जो 2 नेगेटिव है वो यहां रखेंगे। समझ में आया? ये 9th में भी पढ़ाया हुआ है मैंने पहले, है ना। अब तुम्हें क्या करना है, जो ये नीचे नंबर होता है, ये यहाँ सॉरी नंबर कह रही, पहली चीज जब भी तुम्हें कोई भी फॉर्मूला बनाना होता है नाम से, ये उसका नाम दे दिया ना, नाम से जब भी तुमको फॉर्मूला बनाना होता है तो ये जो भी नंबर है, इन नंबर को कभी भी तुम यहां आगे नहीं लिखोगे। समझ में आ रही बात या नहीं? इन नंबर्स को आगे नहीं लिखोगे, तुम्हें नंबर्स क्या करने होते हैं, मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो नंबर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आ रहा है? और इस वाले का जो नंबर है, जो इसका नंबर है, वो यहां इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। और कैसे करना है, मल्टीप्लाई करके आगे नहीं लिखना है, तो कहां लिखेंगे, पीछे लिखेंगे लास्ट में। और वो भी कहां लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे पीछे, ऐसे कहां पे लिखेंगे, इसके बेस पर, नीचे होता है ना बेस, अरे ऐसी लाइन होती है ना तुम्हारी, जहां पे तुमने ऐसा लिखा MM, ऐसा लिखा कुछ, ठीक है, तो यही तो होता है बेस, ऐसे। समझ में आ रहा है? इसको यहां नहीं लिखोगे ऐसे। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? जब तक तुम क्या कर रहे हो, नाम से फॉर्मूला बना रहे हो, तुमको यही चीज ध्यान में रखना है, आगे नंबर नहीं लिखना है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो मैंने लिखा जिंक, इसके बेस पर नीचे 2, ठीक है, और दूसरा क्या है SO4, तो ये रहा SO4, और इसके नीचे 2 नहीं लिख सकती हूं मैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो 2 है वो पूरे S के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 ऑक्सीजन के साथ भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना,
तो तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें लगाना है यहाँ पे ऐसे होल ब्रैकेट। समझ में आया? क्योंकि ये जो 2 है वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ थोड़ी मल्टीप्लाई है, जो तुमने 4 और 2 लिख दिया 42 नहीं हो गया क्या वो? तुम कहोगे नहीं हम ऐसा कर देते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, 4 2 जा 8 हो जाएगा, इसको 8 कर देंगे। ठीक है, ये आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात? SO8 कहीं नहीं लिखा है, यहां पे देख लेना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पर SO4 और होल ब्रैकेट लगा के नीचे लिखेंगे 2। ध्यान रखना है जहां पर 2 अलग अलग अगर तुमको एटम्स दिख रहे हैं वहां पे तुम्हें होल लगा के ही लिखना है। अगर कहीं पे लिख रहा है Cl, ये 2 अलग अलग है कि एक ही एटम है? एक ही है ना, तो यहां पे कोई भी होल ब्रैकेट नहीं लगाओगे, यहां पे सिंपल लिख दोगे इसके नीचे 2। समझ में आया? जहां पे तुमको 2 अलग अलग या 2 से ज्यादा अलग अलग दिखेंगे वहां पे तुम्हें होल ब्रैकेट बना के नीचे 2 लिखना है, जो भी नंबर होगा वो नंबर लिखना है। ठीक है, अब एक और चीज दिमाग में रखनी है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर क्या दोनों सेम है ना? तो तुम इसको कट करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, तब तक कट करोगे जब तक वो कट हो सकता है एक ही टेबल से। अगर मान लेते हैं यहां पे 2 आया है, यहां पे 2 है और यहां पे 3 है, क्या ये कट हो सकता है एक ही टेबल से? नहीं हो सकता, इसको ऐसे छोड़ेंगे, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कट हो सकता है, जैसे अगर मान लो यहाँ 4 है, क्या ये कट हो सकता है एक ही टेबल से? हो सकता है, कौन से टेबल से? 2। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और इसका फॉर्मूला बन जाता है ZnSO4 होल ट्वाइस। समझ में आ रही बात या नहीं? जहां पे 1 है 1 लिखने की जरूरत नहीं होती ना, कुछ नहीं तो 1 ही तो होता है ना, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहां पर हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया ना, तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या आएगा, सिर्फ आएगा ZnSO4। याद है कल मैंने CuSO4 के साथ रिएक्शन करवाई थी Zn की, तो मुझे ZnSO4 मिला था। ये समझ में आया वो कैसे बना, ये ZnSO4 कैसे बना, समझ में आया कि नहीं? तुमको बस नाम ढूंढना है कि Zn है, Zn की रिएक्शन हमेशा ऐसे ही बनाओगे तुम उसका सिंबल। कल को मान लेते हैं ना, जैसे मैं इसको कहां रब करके लिखूं, ये तो समझ में आ गया ना? ठीक है, जैसे मैं तुमको एग्जांपल में देती हूं कि मान लेते हैं CuSO4 की रिएक्शन तुम Na के साथ करवा रहे हो, ठीक है, और तुमसे पूछता है बताओ क्या बनेगा, ऐसा कुछ पूछता है तुमसे। समझ में आ रही बात? मान रहे हैं अभी कि Na की ताकत ज्यादा है Cu से, उसको हटा सकता है। ठीक है, मान कह रहे हैं ऐसा ही होता है, वो तो तुमको पता नहीं है ना, मैं बता रही हूं अभी कि Na की ताकत ज्यादा होती है तो Cu को हटा सकता है। कल मैंने तुमसे क्वेश्चन कहा था ना कि जब मैं ZnSO4 की रिएक्शन Cu के साथ करवाती हूं तो ये रिएक्शन नहीं होती है। याद है ऐसा कुछ या नहीं याद है? याद है ना ऐसा? जैसे मैंने तुमसे बोला था कि CuSO4 की रिएक्शन मैं Zn के साथ करवाती हूं तो ZnSO4 प्लस Cu बन जाता है, लेकिन इसकी रिएक्शन, इसकी ZnSO4 की रिएक्शन Cu के साथ करवाऊंगी तो ये नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि कॉपर की ताकत ज्यादा नहीं है Zn से कि उसकी जगह से उसको हटा सके। समझ में आ रहा है? अब तुमको मान लो कि क्वेश्चन ये दे दिया, ठीक है, और तुमसे पूछ रहा है कि क्या बन रहा है मुझे बताओ, तो सबसे पहले तुम्हें ये चेक करना है क्या इस Na की ताकत इस Cu से ज्यादा है या नहीं। अच्छा, पहली चीज, पहले तो तुमको ये समझना है कि ये Na Cu को हटाएगा या SO4 को हटाएगा। ठीक है, पहले तुमको ये सोचना है कि हटाएगा किसको, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा। दिमाग में रखेंगे Na क्या सोडियम है, क्या सोडियम हमने मेटल के अंदर पढ़ा है, Na पॉजिटिव पढ़ा है, यहाँ पे चार्ज नहीं दिया है उसने, लेकिन तुम दिमाग में रखना किसका चार्ज कितना होता है। तो क्या ये मेटल हो गया? ठीक है, क्या Cu2 पॉजिटिव कल पढ़ा था हमने, कॉपर, क्या वो भी मेटल हो गया? ये क्या है? SO4 2 नेगेटिव, ये तो आज पढ़ा है हमने, क्या ये नॉन मेटल है? अरे पावर में कौन होगा भैया, जो देखो अगर ये मेटल है तो ये मेटल को हटाएगा ना, नॉन मेटल को कैसे हटा सकता है? अगर इसने नॉन मेटल को हटा दिया तो ये मेटल के साथ बॉन्ड बना लेगा ना, और मेटल भी प्लस वाले, मेटल तो प्लस वाले होते हैं, तो 2 प्लस वाले आपस में कैसे चिपक सकते हैं, वो तो रिपेल करेंगे। समझ में आ रही बात? इसीलिए ये NaCu को ही हटाएगा। क्यों? क्योंकि ये NaSO4 के साथ बॉन्ड बनाना चाह रहा है, क्योंकि SO4 के पास नेगेटिव वाली पावर होती है, वो नॉन मेटल है, और Na मेरा पॉजिटिव वाला है। समझे? तो पॉजिटिव और नेगेटिव का ही बॉन्ड बनता है, इसीलिए ये Na इस Cu के साथ कभी बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि Cu भी तो प्लस वाला हो जाएगा, और ये भी प्लस वो भी प्लस, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। समझ में आ रही बात? तो पहले तो ये समझ में आ गया कि कौन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा।
ठीक है या नहीं? इतना समझ में आ गया? अगर यहाँ नॉन मेटल होता तो वो नॉन मेटल को हटा के उसकी जगह पे आता। खैर ये हमारे सिलेबस का नहीं है, ये 11th में या 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना क्या बोल रहे हो? अब इसके बाद बनेगा क्या? पहले तो ये आ गया कि ये मेटल इस मेटल को हटाने की पावर रखता है। मेटल, ये जो मेटल है ये इसी को ही हटाएगा, नॉन मेटल को नहीं हटाएगा। इतना समझ में आ रहा है या भारी पड़ रहा है, दिमाग में आ रहा है या डाउट हो रहा है? बताओ, मैं फिर आराम से समझाऊंगी इसको। दिक्कत हो रही है? बताओ भाई। देखो सुनो, मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया ना, सुनो कोई कौन सा एग्जांपल लिखूं अब? जैसे मैंने तुमको एक क्वेश्चन दिया NH4Cl, ठीक है, और मैंने बोला कि मैं इसकी रिएक्शन करवा रही हूं Ba। अच्छा ये तो फिर ज्यादा हाई हो जाएगा, रुको इसी की रिएक्शन करवाती हूँ। देखो सुनो, मैंने तुम्हें क्या बोला, क्या दिया था मैंने अभी यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे नीचे क्या लिखा था? CuSO4 ना। यहाँ पे मैंने CuSO4 एक रिएक्शन दी थी और इसकी रिएक्शन मैंने Na के साथ करवाई थी, और मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या बनेगा, बताओ। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें क्या ध्यान रखना है, ये मेटल है, ये मेटल किसको हटाने की ताकत रखेगा? मेटल को हटाने की ताकत रखेगा, नॉन मेटल को नहीं हटाएगा, क्योंकि नॉन मेटल के साथ तो चिपकेगा वो खुद, है ना। अब दूसरी चीज ध्यान रखोगे, क्या इस मेटल के पास इतनी ताकत है कि वो दूसरे मेटल को उसकी जगह से हटा सकता है कि नहीं हटा सकता? उसके लिए मैं बाद में एक सीरीज पढ़ाऊंगी, वहां से समझ में आएगा अच्छा ये इसको हटा सकता है या नहीं हटा सकता। समझ में आ रही बात? अभी मैं तुमको बता रही हूँ कि इसकी ताकत ज्यादा है, ये Cu को हटा सकता है उसकी जगह से, समझे? तो अब तुमको पता चल गया, जब तुम यहाँ पे लिखोगे क्या लिखोगे? एक तो भैया देखो पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाले का बॉन्ड बनेगा, हाँ है ना, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाले का बॉन्ड बनेगा ना। अब पहले देखो यहाँ पे, क्योंकि लिखना भी तो पड़ेगा, क्या आएगा? तो पहले बताओ Na के ऊपर साइन कितना होता है? पॉजिटिव का कितना? 1, तो इसमें लिख दिया मैंने +1 जो Na के ऊपर होता है। SO4 के ऊपर साइन कितना होता है? -2, ये रहा ना, अरे ये भी दिया। SO4 के ऊपर कितना साइन है? -2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -2। इतना समझ में आया? ये प्लस और ये माइनस का साइन हटा देंगे, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस ही तो पता चल रहा है ना कि वो मेटल नॉन मेटल आपस में चिपकेंगे करके, तो प्लस माइनस का साइन लगाना नहीं है। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका सिंबल क्या बनेगा? Na के पास नंबर आया 2, आया ना, और SO4 के पास नंबर क्या आया? 1 लिखो ना लिखो, बात तो एक ही है। समझ में आया कि नहीं? तो भैया जब तुमने CuSO4 और Na की रिएक्शन करवाई, सबसे पहले तुमने ये देखना होता है क्या ये मेटल इस Cu वाले मेटल को हटा सकता है। अभी तुमको पता नहीं है कि हटाएगा कि नहीं हटाएगा, लेकिन मैं तुमसे बोल रही हूँ कि हटा सकता है, उसके पास इतनी ताकत है। अब जब ये हटाएगा तो कुछ चीज बनाएगा ना, ठीक है। अब बनाएगा तो क्या बनाएगा भैया? इस नेगेटिव वाले के साथ ही तो चिपकेगा। ध्यान रखेंगे S अलग O अलग नहीं होगा, इतना हाई नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। S अलग O अलग नहीं होगा, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो ये पूरा SO4 2 नेगेटिव इस Na के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब कैसे बनाएगा? उसके तुम चार्जेस को रखोगे पहले, जो मैंने बताया तुमको चार्ज, फिर चार्ज में से प्लस और माइनस साइन को हटा दोगे, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस की वजह से तो आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना, तो उसका तो काम हो गया। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद Na के बेस पर 2 लग गया, SO4 के होल ब्रैकेट के बाद नीचे 1 लगाएंगे, और 1 लिखो या ना लिखो बात तो एक ही है। तो जब इस Na ने इसके साथ रिएक्ट किया तो क्या बना? मुझे क्या दिखाई दिया? मुझे दिखाई दिया Na2SO4। समझ में आया कि नहीं आया? और साथ में कौन बच गया हो गया? Cu, क्योंकि वो तो कहीं और आया ही नहीं, किसी और के साथ तो बॉन्ड बनाया ही नहीं, तो यहाँ पे प्लस लगा के Cu लिख देंगे। समझ में आया या नहीं? अब इनका नाम, ये तो समझ में आया रिएक्शन कैसे हो रही है। अब इनका नाम, इसका क्या नाम है? कॉपर, है ना नाम। Cu का नाम क्या है? कॉपर। SO4 का नाम क्या है? सल्फेट, तो ये हो गया कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट ने किसके साथ रिएक्ट करी? सोडियम के साथ। क्या बनाया? ये नंबर से मुझे मतलब नहीं है, चाहे 2 हो चाहे 10 हो, नंबर से, नंबर को काउंट नहीं करेंगे, नाम नाम, बस नाम याद रखना है। Na का नाम क्या होता है? सोडियम। SO4 का नाम क्या है? सल्फेट, तो इससे क्या बनाया? सोडियम सल्फेट, डाई सोडियम सल्फेट, बाई सोडियम सल्फेट, ऐसा कुछ नाम नहीं आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये इस 2 इस 3 इस 4 से मतलब नहीं है। और साथ में क्या बन गया बाहर? क्या निकला बाहर? कॉपर। आया या नहीं आया? ये चीज समझ में आ रहा है? तो अभी हम क्या ये समझ रहे हो ना किस लिए चाहिए हमको ये फॉर्मूला? क्योंकि क्वेश्चन में पूछेगा इन दो की रिएक्शन हो रही, बताओ क्या बनेगा, तो वो बताने के लिए तुमको ये तो आना चाहिए, समझे। और इसको आने के लिए तुमको पता तो होनी चाहिए कौन से मेटल होते हैं कौन से नॉन मेटल होते हैं, तभी तो तुम रिएक्ट करवा पाओगे उसके साथ। आ रहा है या नहीं? एक क्वेश्चन मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है। मैं तुमको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, पहले एक मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी, फिर बाकी तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है।
जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मैंने बोला कि यहां पर मेरे पास है पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट मेरे पास एग्जाम्पल है। अब वो पूछ रहा है इसका सिंबल बताओ, ये नाम है और बोलता है इसका सिंबल बताओ। क्या ये केमिकल है? हाँ है ना, केमिकल है ना। अब तो केमिकल रिएक्शन पढ़े तो केमिकल से तो होंगे। तो जो ये नाम लिखते हैं ना, इनको हम बोलते हैं केमिकल नेम। समझ रहे हो कि नहीं? इसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल नेम, उस केमिकल का नाम, ठीक है। और मुझसे क्या पूछा है उसने? सिंबल, तो उसको हम लिखेंगे केमिकल सिंबल। अरे उस केमिकल का सिंबल बना रहे हैं ना भाई हम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अब पोटेशियम के लिए कौन सा साइन लगता है? के लगता है ना। तो अभी ये तो यहाँ पे तो नाम आएगा, रफ में हम ऐसा करेंगे कि के लगता है, और के ऊपर साइन कितना होता है? प्लस का। तो नीचे लिख देंगे एरो बना के, इसके ऊपर +1 का साइन आता है ना। ये क्या लिखा है? क्लोरेट। अपनी नोटबुक में देखो, नोटबुक में ढूंढो नेगेटिव वाले में। हाँ क्या है? ClO3, साइन कितना है इसके ऊपर? माइनस का कितना? 1। तो ये हो गया -1 क्लोरेट, ठीक है। अब इस प्लस और इस माइनस को तो हटा देंगे, क्यों? क्योंकि ये तो अट्रैक्टिव वाला हो गया, इससे तो अट्रैक्ट करेंगे, दोनों पास पास आ जाएंगे। अब इस 1 को इसके पास भेजेंगे और इस वाले 1 को इसके पास भेजेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा? K1ClO3। समझ में आया कि नहीं? और ये फॉर्मूला मेरा बन जाएगा पोटेशियम क्लोरेट का। दिमाग में गया, दिमाग के बाहर गया? आया समझ में या नहीं? क्वेश्चन दूं, सॉल्व कर लोगे? ठीक है, चलो। चलो सॉल्व करो, जो तुमको टेबल लिखवा रखी है वहां से हेल्प लेना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ना, हमको ये पता है केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बात कर लियो उस पे। कोई भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे, जिसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, उससे एक प्रोडक्ट बनेगा जो बिल्कुल उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी बिल्कुल अलग होगी अपने ओरिजिनल वाले सब्सटेंसेस से। ये केमिकल रिएक्शन था। अब जब तुम केमिस्ट्री के लैब के अंदर जाते हो ना, तुमने ये देखा है कि लैब में जो केमिकल्स रखे होते हैं वो तो सारे लिक्विड होते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर नाम लिखा होता है, या फिर कुछ पाउडर फॉर्म में होते हैं जो कि व्हाइट कलर के होंगे या कोई कलर्ड फॉर्म में। ज्यादातर तो हमने वहां पे लिक्विड फॉर्म में देखे हुए ना, तो हमको पता थोड़ी चलेगा ये कौन सा केमिकल है, कौन सा केमिकल है, कौन सा केमिकल है ना। अगर मैंने कोई भी दो लिक्विड उठा के आपस में रिएक्ट करवा दिया, समझे, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, उनके बीच में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? समझ रहे हो कि नहीं? तो टॉपिक क्या है कि हमको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ हम यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ेंगे कि उन पॉइंट्स, अगर वो पॉइंट्स हो रहे होंगे उस रिएक्शन के अंदर, तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मैंने कोई दो चीजों को आपस में रिएक्ट करवाया, तो मुझे पता कैसे चलेगा यार कि यहाँ पे रिएक्शन हुई या नहीं हुई है? तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। अगर वो पॉइंट्स उस रिएक्शन में हो रही होगी, हमें फील हुआ कि हाँ ये सारी चीजें हो रही हैं, सारी चीजें नहीं, इसमें से अगर दो तीन भी हो रहे होंगे, तो समझ जाना कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। समझ में आया? मैं डिक्टेट कर रही हूं, तुम पॉइंट्स लिखते जाओ। पहला पॉइंट लिखो, चेंज इन स्टेट। पहला पॉइंट है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट लिखा। दूसरा पॉइंट डालेंगे इसमें, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। तीसरा पॉइंट डालेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन, EVOLUTION
TION, इवोल्यूशन ऑफ गैस। फोर्थ, हाँ फोर्थ लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, PRECIPITATE, प्रेसिपिटेट। अब समझते जाओ, मैंने कोई भी दो चीजों को आपस में मिक्स किया रिएक्ट करवाने के लिए, अगर उनका स्टेट चेंज हुआ, स्टेट मतलब समझते हो, जैसे मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया था कि मैंने अगर H2O को रिएक्ट करवाया या H2O के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई तो H2 अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है। ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होते हैं और ये दोनों हमारे पास गैस के फॉर्म में होते हैं। ऐसा कुछ बताया था। तो क्या यहाँ पर स्टेट चेंज देखने को मिल रहा है? ठीक है, तो इसको किसके अंदर रख दिया उन्होंने? केमिकल रिएक्शन के अंदर, कि हाँ भैया केमिकल रिएक्शन हो रही होगी अगर स्टेट चेंज हो रहा होगा तो। अब दिमाग में आएगा कि फिजिकल रिएक्शन में भी तो यही होता था, फिजिकल चेंज के अंदर वहां पे भी तो सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता था कि नहीं होता था? तो यहाँ पर भी तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ है, हाँ है ना? तो अब भैया देखने भर से, चलो ठीक है फिजिकल चेंज के अंदर ऐसा टूटता थोड़ी था, लेकिन जब मैं रिएक्ट करवा रही हूँ लैब के अंदर तो मुझे टूटता हुआ थोड़ी दिखाई देगा कोई चीज। ये तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना थ्योरेटिकल, ये तो लिख रही हूँ ना कि हाँ भैया H2 और O2 में टूटा है, तो ये तो देख के पता चल गया अच्छा ये तो टूट गया, मतलब केमिकल चेंज है। लेकिन लैब में जब हम रिएक्शन कर रहे होंगे वहां टूटता हुआ थोड़ी दिखाई देगा मुझे कुछ। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये एक रखा है उन्होंने कि हाँ भैया कि हम इसको केमिकल रिएक्शन के अंदर रख रहे हैं, बट इसके बेसिस पे हम ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर फिजिकल वाला चेंज हो रहा है उसके अंदर, समझे? लेकिन हाँ ये देखने को भी मिलता है, जैसे इसमें देखने को मिल रहा है वैसे भी ये भी देखने को मिल सकता है, यानी कि ये होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। मेरी बात समझ रहे हो? दूसरी चीज क्या है? चेंज इन कलर। क्या लिखा है तुमने? चेंज इन कलर। अभी मैंने तुमको एक रिएक्शन करवाई थी कॉपर सल्फेट वाली, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जिंक से करवाया तो जिंक सल्फेट बनता है और साथ में क्या बनता है? कॉपर। ठीक है, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। कैसे कलर होता है इसका? ब्लू। ये भी टॉपिक फिर आएगा, ठीक है? तो वहां पर मैं तुमको वो एक्टिविटी दिखाऊंगी पहले वीडियो में, उसके बाद फिर इमेजेस दिखाऊंगी उसके, तो समझोगे कैसा कलर है इसका। ठीक है, अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। ठीक, इसका कलर क्या होता है? ग्रे या सिल्वरिश ब्राउन, क्या बोलेंगे इसको, ब्लूइश ग्रे कह सकते हैं, लेकिन ग्रे कलर। ठीक है, सिल्वर जैसा कलर, इसका कलर ब्लू। तो जब तुम इस मेटल को इसमें मिलाओगे तो तुम क्या देखोगे कि ये तो कलर हो गया कलरलेस। कलरलेस मतलब कोई भी कलर नहीं आ रहा, ट्रांसपेरेंट। समझे या नहीं समझे? और इसका कलर कैसा आता है? कॉपर, तांबा। तांबे का लोटा नहीं होता है क्या? तांबे की तार होती है कि नहीं होती है ना? तो वो उसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन, हल्का हल्का रेड, हल्का हल्का ब्राउन, है ना? तो रेडिश ब्राउन। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो क्या यहाँ पे कलर में चेंज आया? शुरुआत में ब्लू कलर और ग्रे कलर की चीज हुई कुछ, मतलब ब्लू कलर का लिक्विड था उसमें ग्रे कलर के कुछ तुमने पार्टिकल्स डाले। ग्रे कलर का मेटल है ना, मेटल थोड़ी लिक्विड होता है। एक तो तुमने बस वो पढ़ा है ना मरकरी, जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वरना सारे मेटल तो सॉलिड होते हैं। तो ये मेटल का टुकड़ा होगा ना, सॉलिड के फॉर्म में होगा टुकड़ा ग्रे कलर का, समझ रहे हो? और ये क्या है? ये लिक्विड फॉर्म में है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो लिक्विड में जो ब्लू कलर का दिख रहा है उसमें तुमने ग्रे कलर के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स डाल दिए, मेटल के टुकड़े डाल दिए। ठीक है, उसको स्टिर किया, स्टिर मतलब हिलाया उसको। कुछ टाइम के बाद क्या देखा? पूरा कलर गायब उसका। समझ रहे हो? पूरा कलर गायब हो गया। ब्लू था, ब्लू कलर गायब हो गया और थोड़ा कलर उसमें बीच बीच में नीचे या कहीं पे भी तुमको क्या दिख रहा है? ये रेडिश ब्राउन कलर दिख रहा है। इसका मतलब कहीं पर भी कलर चेंज हो रहा है तो समझ जाना कि वो किसके अंदर आएगा? केमिकल रिएक्शन के अंदर आएगा। कैसे पता चलेगा? अरे भैया देखो ना, इसने इसकी जगह पे लेके तभी तो इसको बनाया है, तो नए बॉन्ड बन गए ना। पुराने बॉन्ड टूटे तभी तो नया बॉन्ड टूटा, नया बॉन्ड बना। और जो नया चीज बन रहा होगा उसके फिजिकल और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज पुराने वाले से बिल्कुल डिफरेंट होंगी कि नहीं होंगी? तभी तो यहाँ पे कलर और पहले वाले कलर में देखो कितना डिफरेंस है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इससे हमको पता चलेगा कि हाँ भैया यहाँ पे क्या हुई है? केमिकल रिएक्शन हुई है। समझ में आया? स्टेट वाले से जरूरी नहीं है कि पता चले। कभी शुरुआत में दोनों लिक्विड मिलाया, बाद में भी लिक्विड ही रहेगा, तो उससे जरूरी नहीं है कि पता चलेगा कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है।
लेकिन अगर कहीं पर भी कलर चेंज हो रहा है तो समझ जाना यहाँ केमिकल रिएक्शन है। अगर मान लो कहीं पर तुमने चीजें मिलाई लेकिन कलर तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, फिर कैसे बताएंगे? तो तीसरा पॉइंट क्या लिखा है तुमने? इवोल्यूशन ऑफ गैस लिखा है कि जैसे तुम कभी केमिस्ट्री लैब के उधर से जाते हो तो कभी तुमको गंदी सी स्मेल आती है, कभी कभी लैब से गंदी सी स्मेल आती है। इसका मतलब जब तुम दो चीजों को मिला रहे होगे, अगर उसके कलर में चेंज नहीं दिख रहा तुम्हें, उसके स्टेट में चेंज नहीं दिख रहा है, तो उसमें से गंदी सी स्मेल निकल रही होगी। समझ में आया? मान लो स्मेल नहीं निकल रही है, फिर कलर्ड धुआं निकलेगा। समझे? येलो कलर के धुएं निकल रहे हैं, या क्या कहते हैं व्हाइट कलर का, व्हाइट मतलब कि जो स्मोक वाला धुआं होता है वैसा कलर का धुआं निकल रहा है, या ब्राउन कलर के धुएं निकल रहे हैं, तो समझ जाना कि ये कौन सा चेंज हो रहा है? केमिकल चेंज। क्योंकि फिजिकल में तो ऐसा होता ही नहीं है कुछ भी। मेरी बात समझ रहे हो? मान लो लेकिन धुआं निकल रहा है, लेकिन हाँ सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैं क्या कह रही थी तुमसे कि मान लो कि धुआं तो निकल रहा है लेकिन कलर फॉर्म में नहीं निकल रहा। अगर कलर्ड धुआं, येलो कलर का धुआं निकलेगा, ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकलेगा, मतलब धुआं निकलेगा, तो तुम तो पहचान लोगे हाँ धुआं तो निकल रहा है ना। मान लो कि इसमें धुआं मतलब कलर्ड वाला धुआं निकल ही नहीं रहा, दूसरा स्मेल भी नहीं आ रही है। अब कैसे बताओगे क्या इसमें धुआं निकल रहा है कि नहीं, क्या इसमें कोई गैस निकल रही है कि नहीं? उसके लिए फिर टेस्ट करते हैं, ठीक है। और हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही गैस है, एक है H2 गैस और एक है CO2 गैस, जिसके लिए हमको टेस्ट करना है। समझे या नहीं समझे? और वो कौन सा टेस्ट है अभी आगे बढ़ेंगे, जो एक्टिविटीज के अंदर आएगा। समझ आ रही मेरी बात या नहीं? अगर कहीं पे धुआं निकल रहा है और वो धुआं दिखाई नहीं दे रहा तो तुम टेस्ट करो। टेस्ट करने पर अगर टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है किसी चीज का, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, मतलब टेस्ट ट्यूब, उस टेस्ट ट्यूब में मैंने कोई चीज मिलाई और उसमें से कोई गैस निकल रही है, मुझे पता ही नहीं चल रहा गैस निकल रही है क्योंकि वो दिख नहीं रहा। तो मैंने एक दिमाग लगाया कि जो वो होती है ना माचिस की तिल्ली, मैच स्टिक जलती हुई, वो मैं इसके ऊपर लेकर आई। ये बीकर है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके ऊपर लेकर आई, ठीक है। और अगर ये और खतरनाक तेज जलने लग जाए, समझ रहे हो, मैंने जलती हुई जो माचिस की तिल्ली होती है ना, मैच स्टिक जलती हुई, वो लेकर आई हूं इसके ऊपर, बीकर के ऊपर या टेस्ट ट्यूब के ऊपर, तो यहां से जो गैस आएगी वो उसको और खतरनाक अगर जला दे तो समझ जाना इसके अंदर H2 गैस थी। समझ में आ रहा है? ये भी हम देखेंगे सारी एक्टिविटीज, समझ में आ जाएगा फिर धीरे धीरे। तो इस तरीके से पता लगाएंगे कि कोई गैस अगर निकल रही है, उसकी स्मेल भी नहीं आ रही, उसमें कलर भी नहीं आ रहा है, उसके बाद भी क्या कोई गैस बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर गैस बनेगी तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? केमिकल रिएक्शन। समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है। अभी फिर एक्टिविटीज करेंगे ना, फिर आ जाएगा अच्छे से। इसके बाद कौन सा पढ़ाया हमने? चेंज इन टेम्परेचर। केमिस्ट्री लैब में जब तुम रिएक्शन करते हो, तुमने टेस्ट ट्यूब को जब पकड़ोगे ना अपने हाथों से, तुमको फील होगा कि टेम्परेचर इस टेस्ट ट्यूब का बढ़ गया। तुमने कोई एक केमिकल लिया, उसमें कोई दूसरा केमिकल मिलाया, थोड़ी देर में देखा कि टेस्ट ट्यूब क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, बहुत ही गर्म फील हो रहा है, तो समझ जाना यहाँ रिएक्शन हो रही है। समझ रहे हो या नहीं समझे? अभी आएगा, ये सब चीज दोबारा आएंगे सारे पॉइंट्स, ठीक है। और लास्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? तुमने दो लिक्विड लिया जो कलरलेस थे, कलर भी हो सकते, कलरलेस भी हो सकते, तुमने उन दोनों को आपस में मिला दिया। थोड़ी देर के बाद तुमको क्या दिखा कि यहां पर कुछ सॉलिड फॉर्म में बन रहा है। ये भी कलरलेस था, ये भी कलरलेस था, लिक्विड थे दोनों लिक्विड, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद क्या हो रहा है? कुछ कलर फॉर्म में नीचे नीचे बैठते जा रहा है। जैसे चौक नहीं होता है, चौक नीचे सेटल नहीं हो जाता है, या मिट्टी नीचे सेटल हो जाती है ना, वैसी कुछ नीचे सेटल हो गया। तो जो नीचे सेटल हो रहा है सॉलिड, उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा तो आया ना। अभी जब हम एक्टिविटीज देखेंगे ना एक एक करके, जब मैं वीडियो दिखाऊंगी तुमको, तो तुम समझ जाओगे हम क्या पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझे कि नहीं? आ गया समझ में? नोट डाउन भी कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, केमिकल इक्वेशन लिखो इसके अंदर। अ केमिकल इक्वेशन is the symbolic symbolic representation of a chemical reaction. A chemical equation is the symbolic representation of chemical reaction. मैंने तुमको बोला कि कॉपर सल्फेट, मैंने क्या बोला? कॉपर सल्फेट reacts with zinc
टू प्रोड्यूस जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो ये मैंने रिएक्शन के बारे में बताया कि कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद जिंक, ठीक है, टू प्रोड्यूस जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो अब मैं इसको और सिंपल फॉर्म में लिखना चाह रही हूं, तो मैंने इसको क्या लिखा, मैंने लैंग्वेज में लिखा, क्या लैंग्वेज लिखा, कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद जिंक टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको भी मैं और शॉर्ट में लिखना चाह रही हूँ क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं हमको हमारे पास ये इतने बड़े बड़े शब्द लिखते जाए। पहले क्या लैंग्वेज दी मैंने, कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद जिंक, कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद जिंक या जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर। फिर मैंने इसको और शॉर्ट में बना के ऐसे लैंग्वेज में लिखा, फिर मैंने इसको और शॉर्ट में बनाकर ये लिखा। क्या तुमने पूरी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा? पूरी केमिकल रिएक्शन क्या थी, जहां दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते और प्रोडक्ट बनाते, यही था ना। और यहाँ पे क्या था, केमिकल रिएक्शन थी कि जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर, ये थी ना पूरी केमिकल रिएक्शन। उसको तुमने बहुत ही सिंपल फॉर्म में सिंबल्स के फॉर्म में यूज करके या सिंबल्स को यूज करके रिप्रेजेंट किया, एक इक्वेशन बना दी, समझे? तो ये जो हम लिखते आ रहे हैं अभी, ये जो इतने लिखकर आ रहे हैं ये सारे, ये क्या है, ये केमिकल इक्वेशंस है। समझ में आ रहा है? केमिकल रिएक्शन जो रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट्स यानी कि जो इधर वाले सब्सटेंस होते हैं, एरो के इधर वाले सब्सटेंसेस होते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशन, उसी केमिकल रिएक्शन को तुम सिंबल्स के फॉर्म में जब लिखते हो इसको केमिकल इक्वेशन कह देते हैं। आया समझ में? आ गया? बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है।